गुड इवनिंग क्लास। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। यह सिस्टम हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है और कौन कौन से अंग मिलकर इस सिस्टम का निर्माण करते हैं। मगर टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र इसका क्या मतलब है। यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारा रक्त हमारी पूरी बॉडी में संचारित होता है, संचरण करता है यानी सर्कुलेट करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसकी खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, तो इसकी खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। विलियम हार्वे नाम के एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा इस रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी। हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो होना बहुत आवश्यक है और इस ब्लड का फ्लो किस दिशा में होता है, किन किन अंगों के माध्यम से होता है, कौन कौन सी ऐसी नसें हैं जिनके माध्यम से, कौन कौन सी ऐसी नलिकाएं हैं जिनके द्वारा से हमारे शरीर में ब्लड फ्लो होता है, ये सब हम इस सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। रक्त का हमारे शरीर के पूरे अंगों में फ्लो होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैंने जब आपको कोशिका वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि हमारे शरीर का प्रत्येक अंग कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। एवरी ऑर्गन इज मेड अप ऑफ सेल्स, और उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जिसके अंदर ऑक्सीजन का पहुंचना बहुत आवश्यक होता है। उसी के बिहाफ पर, उसी की हेल्प से हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। और इस ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, रक्त करता है। मैंने आपको ब्लड वाले लेक्चर में भी पढ़ाया था कि ऑक्सीजन का प्रवाह, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन ब्लड के अंदर उपस्थित आरबीसी के द्वारा किया जाता है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे शरीर में इसलिए आवश्यक है कि शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन पहुंच सके और हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण हो सके। लेकिन उसके साथ साथ ब्लड के और भी कई कार्य होते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को लाने ले जाने का कार्य भी करता है। तो सबसे जरूरी क्या है कि रक्त का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह एक दिशीय होता है, ठीक है। और रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण रुधिर वाहिकाओं एवं हृदय से मिलकर बना हुआ होता है। यानी अगर हम ये कहें कि हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो भैया इसका निर्माण होता है रुधिर वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स के द्वारा और हृदय से मिलकर बनता है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने अपने घरों में पानी की फिटिंग देखी होगी। हमारे घर में जब पानी की फिटिंग होती है तो बहुत सारे छोटे बड़े पाइप लगे हुए होते हैं। किचन के लिए अलग पाइप होता है, बाथरूम के लिए अलग पाइप होता है, ठीक है, गार्डन के लिए अलग पाइप होता है। तो बहुत सारे हमारे घर में पाइपलाइन बिछी हुई होती हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार हमारे शरीर में भी बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं यानी इस प्रकार की नसें आपको देखने को मिलेंगी। और इन नसों के अंदर क्या बहता है, रुधिर बहता है यानी ब्लड बहता है यानी रक्त बहता है। जिस प्रकार हमारे घर में पाइपलाइन के अंदर पानी बहता है। अब आपने एक चीज देखी होगी कि हमारे घर में इन पाइपलाइन के अंदर पानी को प्रेशर से आने के लिए जो टंकी होती है वो छत के सबसे ऊपर रखी जाती है। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि पानी क्या है, तरल पदार्थ है यानी द्रव अवस्था में है। और तरल पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, तरल पदार्थ की प्रकृति होती है कि हमेशा जो लिक्विड होता है वो उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर क्या होता है, प्रवाहित होता है। लिक्विड क्या करता है, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। तो पानी की टंकी जब आपकी ऊपर रखी हुई होगी तो पानी का प्रेशर, पानी का फ्लो उच्च स्तर से यानी ऊपर से निम्न स्तर यानी नीचे की ओर बहुत अधिक मात्रा में होगा। और यदि आपको इसी द्रव को, इसी तरल पदार्थ को, इसी लिक्विड को, इसी पानी को निम्न स्तर से उच्च स्तर पर ले जाना हो तो तब क्या करेंगे, तब हम पंप का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा ना, कूलर में पंप का प्रयोग किया जाता है। तो पंप क्या करती है, पंप उस पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाने का कार्य करती है। तो जिस प्रकार पंप का कार्य होता है पानी को निम्न स्तर से उच्च स्तर पर ले जाने का, उसी प्रकार हमारे शरीर में हृदय जो है पंप की तरह कार्य करता है। तो हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है और रुधिर वाहिकाएं यानी ये जो नस यानी ये जो नलिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इनमें ही हमारे ब्लड का फ्लो
होता है। तो हमारे शरीर में जो रक्त परिसंचरण तंत्र है ये रुधिर वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स और हृदय यानी हार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे शरीर में ये जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। अगर आप सामान्य रूप से अपने हाथ को देखेंगे या शरीर के किसी भी अंग को देखेंगे जहां से आपको नसों का दिखाई देना बहुत आसान होगा, तो आपको ये नसें बिल्कुल एक जैसी दिखाई देंगी। आपको तो लगेगा कि ये एक ही टाइप की नस है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे शरीर में जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है धमनी, दूसरी होती है शिरा और तीसरी होती है केशिका। ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। ब्लड वेसल्स कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। एक होती है धमनी, अंग्रेजी में इसको कहते हैं आर्टरी, दूसरी होती है शिरा, इसको कहते हैं वेन, और तीसरी होती है केशिका यानी कैपिलरीज। आपने देखा होगा कि ये जो आपको ऊपर की ओर जो दिखाई देती हैं, धमनी जो होती है ये और शिरा, ये ही 2 हैं मुख्य जिनमें हमारे ब्लड का क्या होता है, फ्लो होता है। तो देखिएगा धमनी कौन सी होती है? धमनी आपको ऊपर से दिखाई नहीं देती है, धमनी थोड़ी गहराई में स्थित होती है और आपको अपनी नग्न आंखों से त्वचा के नीचे दिखाई नहीं देती। ये जो आपको ऊपर दिखाई देती हैं ये होती हैं शिरा यानी वेन। मगर हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? धमनी के बारे में पढ़ेंगे। धमनी यानी आर्टरी। जो हमारी धमनी होती है इनमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। और जो ऊपर हमको दिखाई देती हैं वो कौन सी होती हैं? शिरा होती हैं। इनमें हमेशा कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। अब देखिए बेटा, ऐसा है कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड, है ना, मतलब गंदा खून या साफ खून, अच्छा खून। यहाँ शुद्ध रक्त का मतलब ये है कि जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन उपस्थित होती है यानी O2, यानी जिस रक्त के अंदर ऑक्सीजन उपस्थित होती है उसको हम क्या कहते हैं? शुद्ध रक्त कहते हैं। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है इसको, ठीक है। और जो शिरा होती है इसमें कैसा रक्त बहता है? इसमें बहता है अशुद्ध रक्त, यानी इसमें क्या उपस्थित होती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम अंग्रेजी में? अशुद्ध रक्त को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो धमनी में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। शिरा में कैसा बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। ये आपको बिल्कुल याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो धमनी में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। शिरा में कैसा बहता है? अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त किसको कहेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है? उपस्थिति होती है। और शिरा किसको कहे? शिरा में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त, जिसको हम क्या कहेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसमें क्या बहती है? CO2 बहती है, ठीक है। अब देखिए, ये जो धमनी होती है ये शुद्ध रक्त को कहां से कहां तक लेके जाती है? हृदय से अंगों तक लेकर जाती है। हृदय से अंगों तक, हृदय से अंगों तक शुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य कौन करती है? धमनी करती है। वहीं शिरा क्या करती है? फिर अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाने का कार्य करती है। ये क्या करती है? अंगों से हृदय तक अशुद्ध रक्त ले जाने का कार्य करती है। अब आप कहेंगे सर हम याद कैसे रखेंगे इसको, हम तो भूल जाएंगे पेपर में। तो देखो, अंगों को हमेशा शुद्ध रक्त चाहिए। अंग कभी भी अशुद्ध रक्त नहीं लेंगे, क्योंकि अंगों को क्या चाहिए? अंगों की कोशिकाओं को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन किस में मिलेगी? शुद्ध रक्त में मिलेगी। तो अंगों तक तो कैसा रक्त आएगा? शुद्ध रक्त आएगा। तो सिंपल सी बात है कि हृदय से अंगों तक शुद्ध रक्त, और शुद्ध रक्त किस में बहता है? धमनी में बहता है। और जब अंग की जो कोशिकाएं हैं जब उस ऑक्सीजन का प्रयोग कर लेंगी तो वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड उस रक्त में मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है? अशुद्ध रक्त हो जाता है। और इस अशुद्ध रक्त को अंगों से हृदय तक ले जाने का कार्य कौन करती है? शिरा करती है, यानी वेन्स करती हैं, ठीक है। हमने 2 रुधिर वाहिकाओं को समझ लिया, 2 ब्लड वेसल्स को समझ लिया। एक है धमनी, एक है शिरा। धमनी को अंग्रेजी में आर्टरी कहते हैं, शिरा को वेन कहते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है जिसमें CO2 उपस्थित होती है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। शुद्ध रक्त हृदय से अंगों तक जाता है जो धमनी में बहता है,
और अशुद्ध रक्त अंगों से हृदय तक जाता है जो कि शिरा में बहता है। अगर आप अपनी त्वचा में ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको शिराएं दिखाई देंगी, और गहराई में देखेंगे, जो गहराई में स्थित होती है, तो वो धमनी होती है। आपने देखा होगा जब आप ब्लड सैंपल के लिए जब पैथोलॉजी में जाते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर करके कि वो हमारा ब्लड सैंपल लेते हैं, तो वो किस में से लेते हैं, शिरा में से लेते हैं या धमनी में से लेते हैं? बताइए, आर्टरी में से लेते हैं या वेन में से लेते हैं? ऑब्वियसली सी वेन्स में से ही लेते हैं, क्योंकि वेन्स यानी शिरा, शिरा में कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है, और उसी अशुद्ध रक्त के माध्यम से ही हमें हमारे शरीर में बीमारियों का पता चलता है, हमारे रक्त में कौन कौन सी अशुद्धियां हैं उनका पता चलता है, और उसकी जांच करके ही हमारे शरीर में बीमारियों का पता लगाया जाता है ब्लड टेस्ट के माध्यम से। और प्यार मोहब्बत में जो नस काट लेते हैं उनका क्या, वो कौन सी काटते हैं, शिरा काटते हैं, शिरा। और भावनाएं अगर बहुत ज्यादा गहरी हो तो भैया फिर धमनी भी कट जाती है, और फिर जब धमनी कट जाती है उसके बाद फिर ब्लड नहीं रुकता है, उसके बाद तो सीधा भगवान को प्यारे। तो जो ऊपर की तरफ होती है वो शिरा होती है, और जो नीचे गहराई में स्थित होती है वो कौन सी होती है, धमनी होती है। हालांकि ये प्रजाति अब विलुप्त हो चुकी है, प्यार मोहब्बत में नस काटने वाले, और ये अच्छी बात भी है ना, क्योंकि अब सोसाइटी बहुत बदल चुकी है, अब जमाना बहुत बदल चुका है, अब हम 21वीं सदी में रहते हैं, और ये पागलपन है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। एक आपने कुछ लाइनें सुनी होंगी, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तीसरी कौन सी है, केशिका। केशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। केशिका को क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में पानी को फ्लो करने के लिए कूलर में जैसे हम पानी भरते हैं, या पानी के पाइप का जब हम प्रयोग करते हैं, तो जब पाइप छोटा पड़ जाता है तो हम बीच में कनेक्टर का प्रयोग करते हैं, जो दो पाइपों को जोड़ने का कार्य करता है। एक कनेक्टर आता है प्लास्टिक का 10-20 रुपए का, और वो क्या करता है, दो पाइपों को आपस में जोड़ देता है। तो बिल्कुल जो काम उस कनेक्टर का है वही काम केशिका का है। केशिका यानी कैपिलरीज। ये वाली जो रुधिरवाहिकाएं होती हैं ये बहुत ही ज्यादा महीन होती हैं, और ये धमनी और शिरा को जोड़ने का कार्य करती हैं। ठीक है, देखिए ये धमनी है मान लीजिए, और ये शिरा है मान लीजिए, और इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करती हैं, केशिका करती हैं। अब आप कहेंगे कि सर धमनी तो इतनी बड़ी है, केशिका भी शिरा भी इतनी बड़ी है, तो केशिका तो बहुत महीन होती है, तो ये कैसे दोनों को कनेक्ट कर देगी? तो ये संख्या में बहुत अधिक होती हैं, और ये संख्या में अधिक करके ग्रुप बन के शिरा और धमनी को जोड़ने का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में रुधिर वाहिकाएं कितने प्रकार की होंगी, 3, धमनी, शिरा और केशिका। हमने तीनों के बारे में पढ़ लिया है। धमनी और शिरा के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, और केशिका धमनी और शिरा को जोड़ने का कार्य करती है। चलिए अब देखते हैं कि हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो किस माध्यम से होता है। कौन कौन सी ऐसी रुधिर वाहिकाएं हैं जिनके माध्यम से हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है यानी ब्लड का फ्लो होता है। यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है जिसमें हमारे रक्त का कंप्लीट फ्लो आपको बताया जाएगा। तो देखिएगा, महाधमनी, हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो महाधमनी से धमनी में जाता है, और धमनी के बाद छोटी धमनी में जाता है। अब आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने धमनी और शिरा के बारे में बताया था, अब ये महाधमनी या छोटी धमनी क्या है? तो देखिएगा, महाधमनी और धमनी या फिर छोटी धमनी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिएगा ये आपकी धमनी है, ये आगे जाके थोड़ी सी और सक्रिय हो जाती है, ठीक है, इसका जो व्यास होता है वो और कम हो जाता है, और आगे जाके ये और भी ज्यादा पतली हो जाती है। तो यहां से लेके यहां तक ये पूरी ही धमनी ही है, लेकिन अगर हम इसकी मोटाई के आधार पर देखेंगे तो ये वाला भाग जो है वो महाधमनी हो जाएगा, और ये वाला भाग जो है ये धमनी हो जाएगा, और ये वाला भाग छोटी धमनी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अब हम देखेंगे कि हमारे शरीर में रक्त महाधमनी से होते हुए धमनी में जाता है, और धमनी के बाद छोटी धमनी में जाता है। इसके बाद रक्त छोटी धमनी से अंग में प्रवेश करता है, और अंग में आने के बाद हमारा रक्त छोटी शिरा में जाता है, और छोटी शिरा से ये रक्त शिरा में पहुंचता है, और शिरा के बाद ये रक्त महाशिरा में जाता है। ठीक है,
महाशिरा के बाद ये रक्त हमारे हृदय में प्रवेश करता है। महाशिरा के बाद रक्त कहाँ प्रवेश करता है? हृदय में प्रवेश करता है। और हृदय के बाद ये रक्त फेफड़ों में जाता है, और फेफड़े के बाद ये रक्त फिर से हृदय में जाता है, और हृदय के बाद ये रक्त हमारा महाधमनी में जाता है। अब आप देखेंगे कि सर आपने इस फ्लो चार्ट में 2 बार हृदय लिखा है, तो क्या मानव के शरीर में 2 हृदय होते हैं? वो तो नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे शरीर में 2 हृदय नहीं है। डोंट बी कंफ्यूज, हमारे शरीर में एक ही हृदय है, लेकिन हृदय के एक हिस्से में महाशिरा से रक्त जाता है, फिर फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों के बाद में फिर वह रक्त हृदय के दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया जाता है, फिर हृदय से वो महाधमनी में जाता है। तो एक बार आप इस ब्लड के फ्लो को समझ गए होंगे। हमारे रक्त का जो फ्लो है, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, उसके बाद अंगों तक जाता है, अंगों के बाद में छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, और महाशिरा के बाद हृदय में प्रवेश करता है, फिर फेफड़े, और फिर हृदय में, फिर उसके बाद महाधमनी में। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। महाधमनी को इंग्लिश में अरोटा बोला जाता है। अरोटा के बाद में ये धमनी यानी आर्टरी में जाता है, फिर उसके बाद ये स्मॉल आर्टरी में जाता है, इसके बाद ये ऑर्गन्स में जाता है, एंड देन स्मॉल वेन से होते हुए वेन्स में जाता है, और उसके बाद वेना केवा में जाता है। महाशिरा को अंग्रेजी में वेना केवा बोला जाता है। उसके बाद ये हार्ट में जाता है, देन लंग्स में जाता है, उसके बाद फिर हार्ट में आता है, देन फिर अरोटा आर्टरी एंड स्मॉल आर्टरी में प्रवाहित होता है। अब जरा आप मुझे एक बात बताइएगा कि हमारे इस पूरे शरीर में महाधमनी से धमनी में जो हृदय जा रहा है, और धमनी से छोटी धमनी में जा रहा है, और जो अंग में जा रहा है, यानी यहां से लेके यहां तक, यानी हृदय से महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी और अंग, यहां तक जो रक्त का फ्लो हो रहा है वो किस प्रकार का रक्त है? बताइए, क्या ये शुद्ध रक्त है या अशुद्ध रक्त है? बताइए। डेफिनेटली ये शुद्ध रक्त है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि धमनी में हमेशा कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। और महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी एक ही नली का तो हिस्सा है। ऐसा तो है नहीं है बीच में कोई फिल्टर लग रहा था कि भाई महाधमनी से धमनी में जब रक्त आया तो बदल गया, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ कोई फिल्टर लग रहा था कि धमनी से छोटी धमनी में आया तो यहाँ चेंज हो गया। यानी महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी में एक ही प्रकार का रक्त तो बह रहा होगा। और मैंने आपको क्या बोला था कि धमनी में हमेशा कैसा रक्त बहता है, यानी आर्टरी में हमेशा कैसा रक्त बहता है? आर्टरी में हमेशा बेटा शुद्ध रक्त बहता है। आर्टरी में हमेशा कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। तो महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी और अंग तक, यानी ये जो ब्लड का फ्लो है ये कैसा रक्त है? ये शुद्ध रक्त होता है। ये कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वैसे भी सोचने वाली बात है कि अंगों तक जो रक्त आ रहा है वो कैसा होगा? वो शुद्ध होगा। फिर अंग क्या करते हैं यहाँ पर? अंग इस रक्त को क्या कर देते हैं? शुद्ध से अशुद्ध कर देते हैं। शुद्ध से क्या कर देते हैं? अशुद्ध कर देते हैं, यानी अशुद्ध रक्त में बदल देते हैं। शुद्ध से अशुद्ध रक्त में बदल देते हैं। और फिर अंगों से लेके छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा से होते हुए किस प्रकार का रक्त बहता है? तो बेटा ये जब अंगों ने शुद्ध को क्या बना दिया? अशुद्ध बना दिया। तो अशुद्ध रक्त कहां से कहां तक बहता है? छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा से होते हुए ये कैसा रक्त बहता है बेटा? ये बहता है अशुद्ध रक्त। ये क्या बहता है? अशुद्ध रक्त। और वैसे भी मैंने आपको क्या बताया था? शिरा में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। तो महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी और अंगों तक जो रक्त आ रहा है वो शुद्ध रक्त है। अंग इस रक्त का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कोशिका के अंदर पहुंचता है, क्रेब्स चक्र चलता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से जो है ऊर्जा का निर्माण होता है, और उसके चक्कर में वहां से CO2 रिलीज होती है। तो ये शुद्ध रक्त किस में बदल जाता है? ये अशुद्ध रक्त में बदल जाता है। फिर ये अशुद्ध रक्त छोटी शिरा, शिरा और महाशिरा से होते हुए हृदय के दूसरे वाले भाग में आ जाता है। फिर ये फेफड़े क्या करते हैं? भाई अंग तो क्या कर रहे हैं? शुद्ध को अशुद्ध कर रहे हैं। और फेफड़े क्या कर देते हैं? फेफड़े अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में बदल देते हैं। फिर ये शुद्ध रक्त हृदय से होते हुए महाधमनी में, धमनी में और छोटी धमनी में, और इस तरह से हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो होता है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, फटाफट से देखिएगा। ब्लड का फ्लो क्या है? महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, अंग, छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, फिर हृदय में, फिर फेफड़े में, फिर हृदय के दूसरे भाग में, फिर महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, अंग, छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा। इस तरह से हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो होता है। इंग्लिश में देख लेते हैं।
aorta, then artery, small artery, organs, small vein, vena cava, then heart, then lungs, फिर heart, फिर aorta, artery, small artery, organ, small vein, vein and vena cava। और इस तरह से हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो होता रहता है। यहां से लेके यहां तक अगर देखेंगे, यानी हृदय, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी से होते हुए अंगों तक, तो हमेशा शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अंगों से जब निकल के आता है छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा और हृदय तक जाता है तो ये अशुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारे शरीर में इस प्रकार रक्त का फ्लो होता है। ये फ्लो हमेशा एक दिशीय होता है, यानी एक दिशा में होता है, और इसमें हृदय का बहुत बड़ा रोल है। हृदय में रक्त 2 बार प्रवेश करता है और हृदय बिल्कुल पंप की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि हमारे घरों में अगर पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाना हो विद प्रेशर, यानी एक प्रेशर के साथ में, तो आप एक पंप का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार हृदय का भी कार्य सिर्फ हमारे रक्त को पंप करने का है, एक प्रेशर क्रिएट करने का है। और आगे वाले लेक्चर में हम लोग हृदय के बारे में पूरी जानकारी, पूरी डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जाना, और हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह कैसे होता है हमने उसके बारे में जाना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।